अगर न्याय देना सिर्फ राज्य का काम नहीं है तो फिर ये जो मामला हुआ है इसमें कौन जिम्मेदार है? सोचिए, एक डीएम की कार से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डीएम की कार से बिहार राज्य में कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई है। और इस स्टेटमेंट के आधार पे कहा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कहते हैं कि न्याय देना सिर्फ राज्य का काम नहीं है। अब मैं इसी स्टेटमेंट पे आता हूं कि चलिए, राज्य का काम नहीं है न्याय देना, ठीक है। बिहार में सरकार किसकी? नीतीश कुमार की। एक डीएम ने 3 लोगों को, मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को कुचल करके मार दिया, उसकी मौत हो गई। अब जब ये न्यायपालिका ये बात कहेगी कि सिर्फ न्याय देना राज्य का काम नहीं है, तो फिर कौन देगा? अब किस पे गुहार लगाई जाए, कौन बोला जाए? ये निर्दोष लोग सड़क पे जा रहे थे और एक मतलब सोचिए जरा, डीएम की कार से 3 लोगों को कुचल करके रौंद दिया गया है। अब इस पे तो मुंह में दही जम जाएगा नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनसे अगर जाके आप पूछिए मीडिया में तो ये क्या कहेंगे कि कहां पे भ्रष्टाचारिता है, कहां पे अपराध हो रहा है, कहां पे लोग मर रहे हैं। आप तो ऐसे ही उजुल फुजुल बातें फैलाते हैं, ये सीधा आपको सुनने को मिलेगा। उन्हें तो लगता है कि बिहार में राम राज्य है, सतयुग आ चुका है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि न्यायपालिका ये बात कहे कि न्याय राज्य स्तर पे नहीं दिया जा सकता। यह स्टेटमेंट साफ तौर पे दिख रहा है कि न्याय देना सिर्फ राज्य का काम नहीं है। तो राज्य तो ऐसे भी न्याय नहीं देता, वो तो और हाथ खड़े कर लेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, मरमुरार गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर कहां कौन जा रहा है। तो ये अगर स्टेटमेंट अगर आती है न्यायपालिका की तरफ से तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। अब जरा देखिए, यहां पर आपको यह भी मामला दिखाते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो 70 साल से राम मंदिर निर्माण को अटका रखी थी, लटका रखी थी, भटका रखी थी। और आज देखिए कि किस तरीके से मोदी सरकार में ये सुनहरा मौका मिला और आज राम मंदिर बना और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी है। तो एक अलग विचारधारा, एक अलग माइंडसेट, एक अलग सोच जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन वही चीजें अगर देखी जाए तो आप जरा नोटिस करेंगे, आप अगर ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ी बात आपको आपके दिमाग में आएगी। और वो बात क्या है जरा देखिए। वो पाकिस्तान जिसे खाने के लाले पड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, कर्ज लेकर के जिंदगी कट रही है, वो चला है राम मंदिर पे कटाक्ष करने, वो चला है राम मंदिर के बारे में टिप्पणियां करने, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, जिसका कब मैप से, नक्शे से नाम हट जाएगा, चीन कब हमला बोल देगा, क्योंकि चीन से न जाने कितने हजार करोड़ रुपए उधारी लेकर के बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान चला है भारत देश पे टिप्पणी करने। पहले लेवल भी तो देख लो कि लेवल क्या है। लेवल तो अपनी देखते नहीं और सीधा कटाक्ष करने पहुंच जाते हैं, सीधा राम मंदिर के ऊपर। जरा देखिए स्टेटमेंट पहले आपको दिखाते हैं। इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, विवादित बयान दिया है इन्होंने कि राम मंदिर में जो जाएगा वह मुसलमान बनकर बाहर निकलेगा। ये किस आधार पे, किस सोच पे, किस विचारधारा पे, कैसी नियति से, क्या सोच करके ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने स्टेटमेंट दिया है कि राम मंदिर में जो जाएगा वो मुसलमान बनकर के बाहर निकलेगा। आपको यह भी मैं बता दूं कि 200 से ज्यादा पंडित की, पुजारी की इंटरव्यू हुई है, जिसमें अभी पहला सेशन चला है, अभी इंटरव्यू हो ही रही है। तो ये सबसे बड़ा टिप्पणी है, ये सबसे बड़ी विवादित स्टेटमेंट है कि जो भी राम मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बनकर के बाहर निकलेगा। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है और बहुत ही आक्रामक स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के आधार पे आप समझिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से, अपना कोई नियति नहीं है, इनका कोई अपना विजन नहीं है, वो चला है राम मंदिर के ऊपर और भारत देश के ऊपर, रीति रिवाज के ऊपर, धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने। अपना कोई हालात सही नहीं है, अपनी स्थिति सही नहीं है, अपनी परिस्थिति सही नहीं है, आगे जाकर के क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान में
कब हल्ला हो हंगामा हो जाएगा, कब दंगाएं भड़कने लगेगी, अपना कोई उनका कोई आप कहिए कानूनी व्यवस्था सही नहीं है और ये चले हैं राम मंदिर के ऊपर टीका टिप्पणी करने। ये लोग इस तरह की नियति और इस तरह की सोच है, इसी की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है, ये किसी से छुपा नहीं। पेट्रोल का दाम वैसे ही इतनी महंगाई, आप समझिए जो यहां पे जो थार की कीमत 12 से 15 लाख रुपए है, वहां पे 25 से 30 लाख रुपए। तो सोचिए वहां महंगाई कितनी ज्यादा है और वो चले हैं भारत देश पे टीका टिप्पणी करने। अभी आपको दिखाते हैं, आगे देखिए। अभी इनकी यही स्थिति, यही वजह है कि आज पूरी तरीके से एक विशेष समुदाय के ऊपर पूरे विश्व में, देश भर में इनकी जो है वो तादादें कम हो रही हैं। अभी तेलंगाना में सरकार बनाई है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के आरक्षण जो है वो छीन लिए जाएंगे। ये अमित शाह जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यहां तक कह दिया अमित शाह जी ने। अभी देखिए यहां पे, अब वही चीन जिससे उधारी लेकर के पेट पाल रही है पाकिस्तान, आज देखिए वही चीन ने एक करारा झटका दे दिया। नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने देश में हजारों मस्जिद को बंद कर दिया है, गुंबद और मीनार को भी तोड़ा है। चीन ने कई मस्जिदों का तो हुलिया ही बदल दिया है। सोचिए, ये देखिए आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं। यहां पर चीन ने अपने देश में हजारों मस्जिद को बंद कर दिया, तोड़ दिया, मीनार गुंबद को तोड़ करके पूरी तरीके से बाहर कर दिया, इसको हटाओ यहां से। ये स्थिति हो रखी है और वही पाकिस्तान चला है चीन पे भरोसा करने। एक विशेष समुदाय को तो वो देखना नहीं चाहते। चीन में अभी क्या स्थिति बन पड़ी है, आपने देखा ना, हजारों मस्जिद को यूं ही तोड़ दिया गया, मतलब पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। तो ये वाली स्थिति, ये वाली परिस्थिति बनी हुई है। और फिर भी क्या कहते हैं कि राम मंदिर में जो जाएगा वो मुसलमान बन करके आएगा। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा, समझिए, दंगा भड़काने वाला स्टेटमेंट है। और आपको दिखाते हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि इन तमाम स्टेटमेंट पे न्यायपालिका कुछ नहीं बोलती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोलते, एक डीएम निर्दोष लोगों को कुचल करके, मतलब उसकी जान चली जाती है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोलते। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय स्टेटमेंट है, बहुत ही सोचनीय बात है। अभी देखिए यहां पे शुरुआत हो चुकी है। चीन में हजारों मस्जिद को तोड़ दिया गया, गुंबद मीनार को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया। अब यहां देखिए, यहां पर चीन ने दुनिया भर के मुसलमानों को बड़ा झटका दे दिया है और देश भर में मस्जिदों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोचिए, अब देश में पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप समझिए जो है वो मुसलमानों को बड़ा झटका मिला है और पूरी तरीके से मस्जिदों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप समझिए इस चीज को, क्रोनोलॉजी को समझिए कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या समस्याएं हैं जो मस्जिदों को पूरे विश्व में बंद करने की बात करी आ रही है। ऐसी क्या बात है जो मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गुंबद को, मीनार को तोड़ा जा रहा है, मजारों को तोड़ा जा रहा है। और सिर्फ ये चीन नहीं, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, इस भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अवैध रूप से मीनार बना करके जमीन को हथियाया गया। तो ऐसे चीजों को भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा और पूरी तरीके से जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इनको पूरी तरीके से जब्त की जा रही है। तो सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक विशेष समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय, क्या अंदर ही अंदर उग्रवादी, माओवादी और आतंकवाद को पनपा रहे हैं? पीएफआई जैसे संस्था, क्या ये सारे मिलकर के भारत देश में अशांति का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? या सिर्फ भारत देश की बात ना करी जाए, पूरे विश्व लेवल पे क्या एक मुस्लिम समुदाय, एक मस्जिद संगठन ये इस तरीके से ये सारी चीजें करने में अव्वल है? तो ये तमाम सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और इसीलिए क्या चीन ने ये कदम उठाया। और देखिए सिर्फ चीन नहीं, चीन को देख करके पूरे विश्व में अब मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अब देखिए ये स्टेटमेंट आपको फिर से दिखाता हूं मैं कि मस्जिदों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है पूरे देश में, पूरे विश्व में।
तो इससे आप समझिए कि इनका जो एजेंडा है, इनका जो गोल है, ये जो जिस तरीके से ये सोच तो रहे हैं कि भारत में या फिर पूरे विश्व में अपना एक दबदबा बनाया जाए, लेकिन शायद वो दबदबा जो है वो इनका काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जनता आज जागरूक हो रही है, जिस तरीके से जनता देख रही है और इनके काम को देख रही है और इनके विचार को देख रही है, और अब देखिए असरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, ये सारे लोग, अभी एक स्टेटमेंट आया, वो पुलिस को ही धमकी दे रहा है, कह रहा है कि देख लूंगा, पुलिस है तो चाकू छुरी दिखा दिया तो क्या मैं डर जाऊंगा, ये वो। मतलब ऐसा कि कानून को, एजेंसियों को ये लोग कुछ समझ नहीं रहे। अब सवाल ये है, वो तो स्टेज पे भाषण दे रहा था, स्टेज ही टूट गया। अब गौरव भाटिया जी ने ये बात कही कि ऐसे लोगों को मारो 10 डंडे और गिनो 1 डंडे। तो ये सारा कुछ चल रहा है अभी। तो सोचिए ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं इस भारत देश में, अंदर ही अंदर क्या एक बड़ा एजेंडा, एक गोल सेट कर रहे हैं जिससे भारत देश को तोड़ने में आसानी मिले। और मुझे तो नहीं लगता कि इस भारत देश को जो ये एजेंडा सेट कर रहे हैं मोदी की सरकार में, ये संभव हो पाएगा, ये नामुमकिन है। अभी आपको दिखाते हैं, यहां पे देखिए, ये एजेंडा सेट करते करते तो खुद तबाह हो गए, बर्बादी के कगार पे आ गए। और एक नयापन पे केजरीवाल, ये इंडी अलायंस के समझिए प्यादे हैं ये सारे लोग, और इस प्यादे ने मिलकर के इस भारत देश को तोड़ने की कसम खाई थी। एक स्टेज पे सारे भ्रष्टाचारी लोग मिल गए थे, पटना में मिले, बेंगलुरु में मिले, जाकर के मुंबई में मिले, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि इंडी अलायंस का लोगो क्या है और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। और बीच बीच में एक दूसरे पे कटाक्ष और विवाद चलता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, इन तमाम चीजों की वजह से एक चीज तो समझ में आ गई है कि ये इंडी अलायंस जो है वो जुड़ी ही थी अपने फायदे के लिए। ये बात तो आप लोगों को भी समझ में अभी तक आ गई होगी। ये तमाम लोग जुड़े ही थे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। ये तमाम लोग जुड़े ही थे कि हमारी गिरफ्तारी जो है वो ना हो, अपनी सरकार आ जाएगी तो चलो हम सारे भ्रष्टाचारी एक जगह हो जाएंगे और पूरी तरीके से अपना काम चलेगा अच्छे से। लेकिन देखिए जरा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ये खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती है। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये, अभी हैं फिलहाल, कब तक रहेंगे पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपको राजनीति, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए तो हमें वोट कर देना। मैं इस देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा हूं जो ये खुल करके कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए और अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए तो मुझे वोट देना। मतलब खुले मंच से, खुले अक्षरों में ये सीधा साफ कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है ये बंदा। और इतना बड़ा झूठ बोलता है और इतनी कॉन्फिडेंटली से झूठ बोलता है कि आप इसे पकड़ भी नहीं सकते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठा है। मतलब आंखों में कैसे पर्दा डालना है इसे बहुत अच्छे से आता है। अभी देखिए यहां पे ये अस्पताल की बात करते हैं कि हम भैया हम तो अस्पताल बना देंगे आपको, आप हमें वोट दीजिए, आप चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए, अगर नहीं तो आप जाएं वहां पे, अगर नहीं तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप पूरी तरीके से देख पाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में ये शेयर भी किया है। उस वीडियो में जो ये अस्पताल की बात करते हैं, जो ये शिक्षा की बात करते हैं, ये जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं, झीलों का शहर बनाने की बात करते हैं, यमुना की सफाई की बात करते हैं, शिवर तक नहीं साफ करवाई जिससे कि यमुना बाढ़ भर गया पूरी तरीके से, लाल किला तक पानी पहुंच गई। तो ये जो बात करते हैं, सच्चाई यही है कि ये सिर्फ झूठ की बात करते हैं। सोचिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद अभी कार्यकाल में है और उसका डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में है। आपने सुना है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री है अभी इस भारत देश में, या फिर ऐसा कोई हुआ है? आज तो ये स्टेटमेंट कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो 10 साल में 2 स्टेट में हमारी सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में, हमारे अंदर कुछ तो ऐसी बात है। ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। मतलब इनको भरोसा नहीं है। कहते हैं कि उनको ये पता नहीं था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा और मुझे मुख्यमंत्री तक बना दिया जाएगा। मतलब उम्मीद से ज्यादा मिल गया।
समय से पहले मिल गया। तो थोड़ा सा होता है ना कि समय से कोई चीज ज्यादा मिल जाता है तो वो नहीं सहन कर सकता है। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक तार है, उसमें 2000 वोल्ट की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक पास होने की, अगर उसमें 3000 वोल्ट पास करेंगे तो वो तार जो है वो जल जाएगा। वही स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर कैपेसिटी नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन इनको बना दिया गया तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं पद को कि कैसे भैया मुख्यमंत्री का पद संभाला जाए, और इसीलिए वो पूरी तरीके से बौखलाहट में आकर के कुछ भी स्टेटमेंट उजुल फुजुल दे देते हैं। अब चलिए इनकी शिक्षा और इनकी जो अस्पताल की झूठ है वो तो पर्दाफाश हुआ। अब देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से लतार लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि अगर किसान मान नहीं रहे हैं और पराली जला रहे हैं तो उन्हें एमएसपी के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। सबसे पहले एमएसपी दोस्तों वो है जो कि कोई भी किसान जो है वो फसल उगाता है तो सरकार से अपील करी जाती है कि वो एक रेट फिक्स कर दे और उसी रेट पे, मतलब लास्ट रेट, उसी पे सेल आउट हो वो फसल। तो एमएसपी वही है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का यही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को लतार लगाई है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये पंजाब की सरकार जो है वो कह रही कि हरियाणा से खट्टर की सरकार जो है वहां पराली जल रही है, लेकिन पराली कहां जल रही है, वो पंजाब में जल रही है, जिसके कारण दिल्ली में AQI 900 से पार हो गया है, जिससे प्रदूषण पूरी तरीके से वहां पे बढ़ रही है। और ऐसे हालात में ये समझिए कि पराली जलाने से किस तरह की स्थिति हो रखी है वहां पे, किस तरीके से माहौल क्रिएट हो रखा, लेकिन एक बार भी केजरीवाल ने इस पे एक भी टिप्पणी नहीं दी और नहीं कहा कि हमारी ये गलती है। ये तो सीधा कह रहे हैं कि हरियाणा से हो रहा, ये सारी कुछ हरियाणा से हो रहा, मतलब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये किसी और पे ब्लेम लगा दे। लेकिन मुसीबत किसको झेलना पड़ता है? आम जनता को। कोरोना में किसे झेलना पड़ा? दिल्ली में, जो दिल्ली में कोरोना काल में मस्त एसी में शीश महल खड़ा कर दिया, लेकिन जिंदगी किनकी गई कोरोना में? आम जनता की। यमुना की पानी जब बढ़ी तो किस तरीके से दिल्ली में बाढ़ आया, तो किसे नुकसान हुआ? आम जनता को। जो सब्जी वाले, रेड़ी वाले, जो एक बिजनेसमैन हैं, जिनको व्यापार अपना करना है, जिनकी दुकानें बंद रही महीनों दर महीनों, तो उनको तो किराया देना ही है। तो किनको नुकसान हुआ? एक आम जनता को। लेकिन इन सब चीजों पे अपनी कन्नी काटते हुए, नजरअंदाज होते हुए, आंखों पे पट्टी लगा करके अपना चुपचाप रहने वाले वही हैं केजरीवाल। अभी देखिए यहां पे आपको दिखाते हैं ये जो मामला है, इसमें भी बड़ी बड़ी बात है। इसमें देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इंजीनियर हूं, काम करना आता है, राजनीति नहीं आती। तो अब सवाल यह है कि अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि काम करना मुझे नहीं आता है और ना राजनीति आती है, तो इंजीनियर हैं आप, तो जाइए किस चीज के इंजीनियर है उसमें आप लग जाइए। और एक इंजीनियर कैसे राजनीति कर सकता है? वो क्या समझेगा कि देश की जनता क्या चाहती है, राज्य की जनता क्या चाहती है? आप तो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं आता, मुझे काम करने नहीं आता, मैं एक इंजीनियर हूं। तो इंजीनियर है तो आप कहते हैं कि जो इंसान जिस फील्ड में होता है वही अच्छा कर सकता है, उसी फील्ड में अच्छा कर सकता है। अब अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपको कहें स्टेज पे डांस करने के लिए, तो आप अच्छा डांस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो केजरीवाल ये बात पूरी तरीके से खुद ये कह रहे हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे काम करना नहीं आता, मुझे राजनीति नहीं करने आती। तो जब भैया राजनीति नहीं करने आती तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? झूठ की राजनीति क्यों कर रहे हैं? झूठ क्यों परोस रहे हैं जनता के बीच में? इसका जवाब दीजिए केजरीवाल जी। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।